नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम सनी के साथ हैं आप बॉक्स एफएम पर एंजॉय करेंगे अब आप। और इस समय बखूबी आप जानते होंगे कि कौन आता है। चलिए मैं बता देता हूँ कि इस समय कौन आता है और किससे हम बातें करते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि दवा ही बीमारी का इलाज है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थाली में रखा खाना ही आपकी सबसे बड़ी दवा बन सकता है। आज बॉक्स एफएम पर हम इसी दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, क्या भोजन दवा का कार्य कर सकता है। और हमारे साथ हैं इस विषय को दशकों से अपने अनुभव और शोध से जीने वाले डॉक्टर रामावतार शर्मा। शोध बताता है कि दुनिया की करीब 70% बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल और खाने की आदतों से जुड़ी होती हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी के अनुसार सही डाइट से डायबिटीज, हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन जैसी क्रॉनिक बीमारियों को 40 से 60% तक रोका जा सकता है। और आयुर्वेद तो सदियों से कहता आया है, जब आहार सही है तो औषधि की जरूरत नहीं, और जब आहार गलत है तो औषधि भी काम नहीं करती। डॉक्टर शर्मा जी, जिनके पास क्रिटिकल केयर से लेकर लाइफस्टाइल डिजीजेस तक का 40+ साल का अनुभव है, मानते हैं कि बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस और टाइमली चेकअप्स यही असली प्रिस्क्रिप्शन है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि आपकी रोज की प्लेट आपकी मेडिसिन बॉक्स भी बन सकती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए द लाइफस्टाइल हीलर, द क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, डॉक्टर रामावतार शर्मा जी। सिर्फ बॉक्स एफएम पर। आपका अभिनंदन करता हूँ मैं अपने शो में, जहाँ पर आप तरह तरह की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन एक बात जाननी है मुझे। सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और आपको भी। अब पूछिए। खाना खाया, नींद आ रही है और दोपहर का खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? बस यहीं से हम शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है कि खाना यदि आप ज़्यादा खाते हो दोपहर के बाद में तो नींद आना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक पुरानी विजडम है कि आफ्टर लंच स्लीप ए वाइल, आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। अरे वाह, ग्रेट। तो दोपहर में खाने के बाद में तो मैं खुद राय दूंगा कि इंसान को थोड़ी देर सोना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर मैं ये मानता हूँ कि आप खाना अपना सुबह ही खाएं। अच्छा। तो आप यदि अपने भोजन को दवा के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, हाँ। तो आपका लंच है वो सुबह 9:30 से 11 के बीच में हो जाना चाहिए। अच्छा। आफ्टरनून में आप हल्के से, क्योंकि फ्रूट्स लेने होते हैं आपको, हाँ। उसके कारण हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपको फ्रूट्स कौन से लेने चाहिए, कितने लेने चाहिए। आफ्टरनून में ऐसा लाइट सा कुछ लीजिए। ठीक है। और यदि सुविधा हो तो 10 से 15 मिनट का एक पावर नैप आफ्टरनून में लेना चाहिए, सो दैट आपकी इवनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। हाँ। और आपका डिनर है वो 5:30 से 7:30 के बीच में आपको अपना डिनर ख़त्म करना चाहिए। तो ये तो बेसिक पहला फंडामेंटल है यदि आपको डिजीज़ फ्री ज़िंदगी जीनी है। हाँ। यदि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है ज़िंदगी भर। हाँ। होता क्या है सनी कि हम जब भी सपने लेने या ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे हम 5 साल के हों, चाहे 15 साल के हों, चाहे 70 साल के हों, हमारे योजना क्या रहती है? मैं वहाँ पर इतना शानदार मकान खरीदूँगा, हाँ। मैं फलां कार खरीदूँगा। और जब आप यूथफुल होते हो तो मैं उस लड़की से शादी करूँगा या उस लड़के से शादी करूँगी। हम कितने प्लान बनाते हैं, वो ज्वेलरी खरीदेंगे, वो कपड़े खरीदेंगे। राइट। आप सब लोग जो श्रोता हैं उनको भी कह रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ, हाँ। आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, आपने कब योजना बनाई कि मैं ऐसा जीवन जीऊँगा कि मुझे ज़िंदगी भर किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। शायद कोई भी नहीं होगा ऐसा। और मैं ऐसा जीवन जीऊँगा कि मैं चाहे 90 साल जियो चाहे 100 साल, मैं अपने दोनों पाँव पे चलूँगा। मेरा सोच विचार, मेरा जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सोचेगा। तो मैं ऐसी क्या व्यवस्था करूं कि मैं वहां तक पहुंचूं। राइट। तो इसका मतलब हमारे सपने हैं वो सारे उन चीज़ों पे हैं जो समय के साथ जो डेप्रिशिएट होती हैं। राइट।
आप शर्ट खरीदोगे, कितनी महंगी खरीद लो, वो 5 साल 3 साल बाद में फेड हो जाएगी। राइट। आपकी कार 10 साल बाद में प्रैक्टिकली जीरो वैल्यू हो जाएगी। हाँ। आप मकान लेते हो, वो आज कोई भी मकान 15-20 साल बाद में खोखला होने लग जाता है। बिल्कुल। कितना महंगा ले लो भले ही, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस सब शुरू हो जाती है। सही बात। इन आप सारा एफर्ट पूरी ज़िंदगी उन चीज़ों पे लगाते हो जो समय के साथ डेप्रिशिएट होती हैं, जो समय के साथ समाप्त होती हैं। आप शरीर पे जितना प्रयास उन चीज़ों पे लगाते हो, उसका शायद 10% भी अपने शरीर की रक्षा पे नहीं लगाते हो। बिल्कुल। आप जिम भी करते हो ना, तो लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए एक दूसरे को करते हैं, हाँ। इंस्टेड की उसके रियल हेल्थ बेनिफिट और नॉलेज बेस्ड के साथ उसमें जाएं। सही बात। ठीक है ना। और मतलब जहाँ नॉलेज भी लेते हो तो क्रूड नॉलेज लेते हो, प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज आप गेन करने की कोशिश भी नहीं करते हो। जबकि आज के समय ये सारा नॉलेज है ना, आपको फ्री के अंदर उपलब्ध है। सही बात। लेकिन उसमें के लिए हम समय नहीं निकालते हैं। हाँ। तो जैसे आज का हमारा विषय है, तो खाना अपने आप में एक बहुत बड़ी दवा है। सही बात। लेकिन ये यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, बीमारी के इलाज में खाना काम नहीं आएगा। अच्छा। खाने का रोल है बीमारी नहीं हो आपके, वो इसलिए। स्थिति पैदा करना। राइट। अब आप ये सोचो कि साहब मैं तो, मेरे मलेरिया है, मैं तो दवा नहीं खाऊंगे, डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि वो है दवा मत खाओ, ये खाना खा लो। नो नो, वो गलत है। हाँ हाँ। हमारी आज की वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि आप बीमार पड़ो ही नहीं। राइट। और यदि आप बीमार पड़ो तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। हाँ। आपको मलेरिया हो गया तो वो नेचुरल है, आपको उसकी दवा लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको दवा लेनी पड़ेगी। हाँ। उसका खाने से तो ये रोल है कि आप उस बीमारी को फाइट अच्छा कर पाओगे। लेकिन हम जिनको यहाँ बीमारी मानते हैं, दो तरह की होती है। देखो, एक तो होती है इलनेस, एक होता है डिजीज़। राइट। तो हम इलनेस तो वो मानेंगे कि मच्छर काट गया, Right. डेंगू हो गया, मलेरिया हो गई, आपके खाने में कोई या पानी के अंदर पोल्यूशन आ गया, आपके डायरिया हो गया, तो नेचुरल उनका इलाज कराओगे। हाँ। ये सारी सिकनेस हैं, सही बात। ये सारी सिकनेस हैं, ये रोग हैं। हम्म। और एक होती है डिजीज जो क्रोनिक होती हैं। राइट। जो क्रोनिक है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक्स हैं, आपके जॉइंट्स डिजीज़ हैं तरह तरह के, आपके स्किन की तरह तरह के डिजीज़ हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के हैं, फैटी लीवर है। इस तरह के जो क्रोनिक जो डिजीज़ हैं, दीर्घकालिक, वहाँ पर खाने का बहुत बड़ा रोल है। एक्यूट डिजीज़ में तो अच्छा खाना खाओगे तो आपको एक बड़ी हेल्प मिलती है कि आपकी रिकवरी बेटर होगी। और जो एक व्यक्ति को जहाँ 15 दिन रिकवरी में लगेंगे, आप 5 दिन में रिकवर हो जाओगे यदि आपका जनरल हेल्थ स्टैंडर्ड अच्छा है तो। ओके। लेकिन क्रोनिक बीमारियों को आप रिवर्स कर सकते हो प्रारंभिक अवस्था के अंदर, और उनको होने से रोक सकते हो अपने भोजन के माध्यम से। आपके जो फूड के है उसमें डिसिप्लिन है, तो आप उनको रोक सकते हो। सही बात। तो ये फंडामेंटल जो पॉइंट है वो आज क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ की दवा मत लेना। मेरा कहने का मतलब है कि खाने को आप इस तरह से उपयोग करो कि आपके शरीर में एक ऐसी इम्यून ताकत बनी रहे आपके शरीर के अंदर कि वो आपके शरीर में जो क्रोनिक बीमारियां हैं, दीर्घकालिक रोग हैं, उनको विकसित ही नहीं होने दे। उसके रूप में आप इसको प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में आपको खाने को उपयोग में लेना चाहिए। तो सर, आपकी नज़र में आज के ज़माने में कौन सी सबसे कॉमन खाने की जो गलतियाँ हैं जो लोग कर रहे हैं एक्चुअली में? जितनी भी स्टडीज़ हो रही हैं दुनिया में, इवन जो बड़े तथाकथित बड़े देश हैं जैसे अमेरिका वगैरह, हाँ। करीब 65% लोगों में फाइबर की कमी होती है। ओके। प्रोबायोटिक की कमी होती है। ठीक है। और ये ज़िंदगी में आपको हेल्दी रखने के लिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आपके वज़न को ये नियंत्रित करती हैं। ठीक है। आपके जो गट में जो माइक्रोबायोम्स होते हैं उनको सही रखती हैं। और यहाँ मैं गट के माइक्रोबायोम के बारे में एक समराइज़ करना चाहता हूँ। हाँ। वो लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। अच्छा। वो 2 4 5 नहीं होते। आपके माउथ से लेके आपकी पूरी इंटेस्टाइन में लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। और एक तरह से मैं तो ये कहूँगा कि जो हम मनुष्य हैं, हम चलते फिरते बैक्टीरिया हैं, क्योंकि हमारी एक इंसानी कोशिका के, हाँ। एक ह्यूमन सेल के हाँ। साथ में कम से कम 100 से लेके 4000 तक बैक्टीरिया होते हैं। राइट। तो इट मीन्स बेसिकली हम बैक्टीरिया हैं जो चलते फिरते हैं। वी आर ए कंट्री ऑफ बैक्टीरिया। ओके।
तो अब उनको, और वो हमारे लिए सब हेल्पर हैं, सिर्फ 5-4% बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, गिनती के गिने जा सकते हैं, इतने होते हैं। आप किसी पैथोलॉजिस्ट से पूछोगे तो आपको लिस्ट देगा, ये 100-150 बैक्टीरिया हैं। जैसे कि लाखों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, उसमें 100-50 ऐसे होते हैं जो हमारे बीमारी पैदा करते हैं। बिल्कुल। बाकी तो सब हमारे सहायक हैं, वो जीवन के निर्माता हैं, वो गढ़ते हैं हमारे शरीर को। तो उसके लिए यदि आपकी डाइट के अंदर प्रोबायोटिक्स अच्छी मात्रा में हैं तो आप नेचुरली हेल्दी रहोगे। वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी को ऐसे देखभाल करेंगे कि वो बिल्कुल जैसे बिल्डिंग का मिस्त्री उसको हर समय रिपेयर करता रहता है, वो बैक्टीरिया हमारे शरीर को लगातार रिपेयर करते रहते हैं, और वो हम खाने के थ्रू लेते हैं। सर, क्या वाकई सही डाइट से डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं या कंट्रोल में ला सकते हैं उसको? देखिए, उसमें दो चीज़ हो सकती हैं। जैसे डायबिटीज़ में आपका जैसे HbA1c जिसको हम कहते हैं, वो यदि 6.5 है तो आप डायबिटिक हो, ओके, और 6.4 हो तो प्री डायबिटिक। इसको बिल्कुल साधारण भाषा में कहूँ तो जैसे आपका एवरेज ब्लड शुगर 140 मिलीग्राम पर DL है तो आप डायबिटिक हो, और 137 है तो आप प्री डायबिटिक हो। अच्छा। आप डायबिटिक होते आपको 5 तरह की दवाई खानी पड़ेंगी। प्री डायबिटिक में खाली वो कहेंगे भी डॉक्टर आपका घूमो फिरो, इन खानों पे नियंत्रण रखो, और ज़्यादा कोई वजन वगैरह ज़्यादा है तो आपको मेटफॉर्मिन नाम की एक गोली हल्की सी वो दे देगा। अच्छा। यानी कितना फ़र्क है, 3 पॉइंट का ही तो फ़र्क है। हाँ। आपको सिर्फ 3 कदम पीछे चलना है, बस। आप हेल्दी हो, 3 कदम आप आगे बढ़ गए, आप बीमार हो। राइट। तो इतना थिन मार्जिन है, तो उसमें यदि आप में जागरूकता है और आप नियंत्रण करोगे तो प्री डायबिटिक स्टेज में तो आप आराम से अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो। ओके सर, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपकी नज़र में फास्ट फूड क्या है? मैदा? देखिए, फास्ट फूड को हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं। अच्छा। खाली कैलोरीज, ये सिर्फ कैलोरीज होती हैं। ओके। मैदा जो है, हाँ। मैदा क्या होता है कि उसमें सारा फाइबर, मिनरल, विटामिन ये तो नष्ट हो जाते हैं, हाँ हाँ और सिर्फ कार्ब्स बचते हैं, हाँ। प्योर कार्बोहाइड्रेट बचते हैं, और वो फुल ऑफ एनर्जी हैं। क्योंकि वो इतने फाइनली वो पिसे हुए होते हैं कि आपको आधा पौन घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। आपको 1 घंटे बाद में फिर भूख लगने लग जाती है, आप फिर ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आप कैलोरीज कंज्यूम करते रहते हो। और चूंकि उसमें फाइबर नहीं है तो वो जो आंतों में पचता है, हाँ। तो नॉर्मल में हम जब हमारा खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए भी आपकी 7 से 10% तक जो टोटल कैलोरीज हैं वो उसमें काम आती हैं। राइट। अब यहाँ पर तो आपकी मुश्किल से 2% भी काम नहीं आएंगी, तो आपके अंदर कैलोरीज का ढेर हो जाएगा। अच्छा। और ढेर होने से क्या है कि आपका फिर फैटी लीवर हो जाएगा, आपके ब्लड शुगर है वो है, और उससे भी ख़राब होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अच्छा। आपके शरीर पर इंसुलिन काम करना बंद कर देती है, आपका शरीर है उससे रेस्पॉन्स नहीं करता, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपके डायबिटीज़, हाई बीपी, हार्ट अटैक, कैंसर, और ब्रेन में जितने भी हमारे डिजनरेटिव और जो रोग होते हैं ब्रेन के, जो जिसमें ब्रेन आपका प्रॉपर काम नहीं करता, वो सारे के सारे इंसुलिन पे डिपेंडेंट है। इंसुलिन यदि सही काम नहीं करेगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का जो कंट्रोलर तो इंसुलिन ही है ना, एनर्जी तो वो जब काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से तो आपके सारे जो ऑर्गन्स हैं वो फेल होने लग जाएंगे धीरे धीरे, वो ऑप्टिमली काम नहीं करेंगे, प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो आपको 10 तरह की बीमारियां पैदा होंगी। तो सर, प्रोसेस्ड फूड भी वही, प्रोसेस फूड सेम ही है, उसी में काउंट कर सकते हैं? उसी में वो हो गया। प्लस उसमें एक प्रॉब्लम और होती है प्रोसेस्ड में, उसमें सैचुरेटेड फैट और आ जाती है साथ में, तो वो तो करेला और नीम चढ़ा वो वाली बात हो जाती है। सर, लोग अक्सर सोचते हैं कि जिम या सप्लीमेंट से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस मिथ पर आपका क्या कहना है? लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ बॉक्स एफएम के लिसनर से, अभी फिलहाल बज चुके हैं 2:14, और अगर आप भी डॉक्टर साहब से कुछ राय लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं आप 7339990969 पर, और साथ के साथ बॉक्स एफएम की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पर दोनों जगह है, वहाँ पर चैट बॉक्स ज्वाइन करिए और जो सवाल है आपका पूछ लीजिए। सर देखिए, सप्लीमेंट की 2 प्रॉब्लम होती है, एक तो सप्लीमेंट प्री डाइजेस्टेड है, दूसरा सप्लीमेंट में ओवरडोज की बहुत संभावनाएं हैं। क्यों? आपको ज़रूरत तो होती है, मान लो कोई चीज़ है उसकी आपको ज़रूरत है 5 माइक्रोग्राम, सप्लीमेंट में मिलेगी आपको 500 माइक्रोग्राम, तो आपका शरीर आवश्यकता से अधिक ले रहा है। जैसे कई लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं बिना जांच करवाए हुए, और बिना अपने आप फूड के थ्रू कैल्शियम लेते हो तो बॉडी उतना ही एब्जॉर्व करेगी जितनी बॉडी के अंदर कमी होगी।
हाँ। क्योंकि मैं यहाँ बताना चाहता हूँ जितना आपका मस्तिष्क काम करता है तकरीबन उतना ही केमिकल लेवल पे आपकी आंतें काम करती हैं। आपकी आंतों का के जो नर्व हैं वो तकरीबन वो भी ब्रेन है, बिल्कुल। उसको विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो उसमें वो उतना ही कैल्शियम लेगा जितना आपके शरीर को आवश्यकता है, बाकी को वो आपके शरीर से बाहर निकाल देगा। ओके। लेकिन आपने उसी का सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया, तो फिर 2-2 3-3 गोलियां रोजाना खानी शुरू कर दी, सही बात। जबकि आपका कैल्शियम ऑलरेडी अच्छे स्तर पे, आपके खाने में भी अच्छा कैल्शियम है, तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा क्योंकि वो प्री डाइजेस्टेड है, बिल्कुल। वो सिंथेटिक है ना, तो आपकी बॉडी क्यों फूड में तो है नहीं, वो तो सीधा जाएगा आपके ब्लड के अंदर, तो आप में कैल्शियम हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा। राइट। तो उसके 10 तरह के कॉम्प्लिकेशन है, आपके किडनी में स्टोन बनेंगे, आपके हार्ट डैमेज होगा। तो इस तरह में सप्लीमेंट को आप आधार नहीं बना सकते। सप्लीमेंट सिर्फ वहीं लेने चाहिए जो आपको भोजन में कुछ चीज़ें नहीं मिलती। जैसे इंडियन जो टिपिकल है हमारा जो खाना है उसमें विटामिन डी हमें नहीं मिलता है, विटामिन K2 नहीं मिलता है, वेजिटेरियन लोगों में B12 नहीं मिलता है। तो वो फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके और एक मतलब संतुलित मात्रा में लें। ऐसे नहीं कि साहब B12 आप खाए जाएंगे और उसका लेवल आपको पता है कि आपको चाहिए 300 और हो रहा है 1300। मतलब पहले डॉक्टर से बट ऑब्वियस कंसर्न कि राय लो आपने खुद भी, रोजाना थोड़ी चाहिए आपको। बिल्कुल। B12 वीक में 2 या 3 ले लिया आपने कैप्सूल, 1 या 2 ले लिए टाइम के साथ, तो आपका रिक्वायरमेंट पूरा होता रहेगा। अगर वो भी कोशिश करो कि आप खाने से लो। आप दही लेते हो, अच्छा दही अच्छा दूध है, मैं तो कहता हूँ वो दूसरे 10 न्यूट्रिशन और मिलते हैं। बिल्कुल। जितना पैसा दवाओं पे आप खर्चते हो, B12 गोली कोई सस्ती तो है नहीं, उतनी बढ़िया क्वालिटी की दूध वाले को 5 रुपये एक्स्ट्रा दो ना कि भाई हमें अच्छा वाला दूध दो, हम विल पे यू 5 रुपीज़ मोर, ठीक है ना। तो उसमें आपको दही के अंदर काफ़ी मिल जाता है B12, एग के अंदर अच्छा मिल जाएगा। आप अच्छी क्वालिटी का एग ले, जो जो अच्छे न्यूट्रिशन वाली जो मुर्गियों के अंडे हैं वो आप ले। इस तरह से आप वो सोर्सिंग कर सकते हो इस चीज़ का। ग्रेट सर, कुछ सवाल भी आ चुके हैं। इन्होंने लिखा है, मैं हर दिन काम और स्ट्रेस में इतना फंस जाता हूँ कि प्रॉपर मील करना मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसी लाइफस्टाइल में भी हाथ मेंटेन किया जा सकता है? श्रुति ने पूछा है ये। देखिए उसमें तो आपको समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप हेल्दी हो, आप जिंदा हो, तभी तक तो कोई आप काम कर पाओगे ना। तो वो बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। और उसमें कहीं ना कहीं देखिए ऐसा नहीं होता है, हम जब व्यस्त होते हैं ना तो हमारा ब्रेन एक ट्यूब की तरह काम करता है, ट्यूबुलर विजन कहते हैं। जैसे एक है ना, आँख के अंदर आप कोई लगा के पाइप लगा के देखते हो, आपको आसपास दिखता नहीं है, सॉल्यूशन होते हैं। आप चाहे कितने बिजी हो, उसमें कहीं ना कहीं आप एक दिन कंटेम्पलेट करोगे। आप खुद नहीं ढूंढ पाते तो कोई ऐसे एडवाइज़र के पास जाके अपनी बात को डिस्कस कीजिए कि भी मेरा ये वर्क शेड्यूल है, इसमें मैं कहाँ ऐसा टाइम निकालूं। राइट। आपका खाने का जो समय है जो मैंने अभी बताया है वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। राइट। और आपको उसमें कैसे न कैसे समय निकालना ही चाहिए। और मान लो आपका टॉप मैनेजमेंट नहीं है तो आप टॉप मैनेजमेंट को हमारी बात सुनाइए, हमारी टॉक सुनाइए। आप यूट्यूब पे आएंगी, ये सारी स्पॉटिफाई पे आएंगी, उनको कहो साहब एक बार सुन के ये तो देखो। और क्योंकि अब हम मॉडर्न सोसाइटी में आ रहे हैं तो हमें ज़्यादा ओपन होना चाहिए। हम हमारे मैनेजमेंट में यदि अनसाइंटिफिक कोई चीज़ हो रही है तो उससे उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिग्निफाइड वे के अंदर एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वहाँ तक वो बात पहुँचाई जानी चाहिए। हम क्या ऐसे ही अपने आप को रख लेते हैं कि साहब वो नाराज़ हो जाएंगे, हमारे पे एक्शन हो जाएगा। आप इस संभावना को क्यों रूल आउट करते हो कि आपकी अच्छी बात को आपका मैनेजमेंट मान भी सकता है। ग्रेट सर, एक और क्वेश्चन आया है, वी लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा इन्होंने अपना। क्या सिर्फ घर का खाना ही हेल्दी माना जाता है या बाहर से भी सेफ और न्यूट्रिशियस फूड खाया जा सकता है? खाया तो जा सकता है, वो आपका कितना विश्वास पात्र हैं, वो लोग कैसे हैं, वो सोर्सिंग प्रॉपर हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का खाना सब खराब ही होता है। अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट होती हैं, अच्छा खाना बनता है, लेकिन आपको वो सर्च करना पड़ेगा और आपको उनको ट्रस्ट में लेना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। और पॉसिबल तो है, पॉसिबल ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। सर एक और क्वेश्चन है, प्रसंग नाम है इनका, इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं डायबिटिक हूँ, मुझे अपने फेवरेट स्वीट्स और स्नैक्स को छोड़ना ही पड़ेगा क्या? देखिए मैं कई बार कहता हूँ कि मिठास तो सिर्फ ज़बान के अंदर होना चाहिए, ज़बान के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसको आप याद रखिए,
क्योंकि जो मीठा आप खाते हैं ना, तो उससे तो देखिए बहुत नुकसान होता है। कार्ब्स जो है ना, वो आपको हेल्दी लाइफ जीनी है, आपको बहुत अच्छी लाइफ जीनी है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट खाने में, जैसे डायबिटीज़ में तो 10% से ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए। 10% आपका कार्ब्स हो, करीब 35-40% प्रोटीन हो, और बाकी हो वो आपका अनसैचुरेटेड फैट होनी चाहिए। और इसमें आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ तो मदर ऑफ ऑल डिजीज़ है एक तरह से देखो, तो उसमें तो आपको स्ट्रिक्ट होना है। और स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ तो आपके एक कोशिका को प्रभावित करती है। तो और मीठा खाने का एक हमारे भ्रम है, उसको हम आपको यदि उससे बाहर निकलना चाहते हो, मैं 2-3 तरीके बता सकता हूँ आपको। एक तो आप खाने के बाद में 80-90% डार्क चॉकलेट है, उसका एक छोटा सा पीस खा लीजिए, आपको तुरंत मीठा खाने की जो क्रेविंग है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, देखिए हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, उसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। अच्छा। तो लिम्बिक सिस्टम बहुत सारे काम करता है। उसमें एक काम ये होता है कि वो स्मेल को बहुत एक्सेप्ट करता है। अच्छा। ऑल्फैक्टरी हमारी नर्व है, वो सीधी लिम्बिक सिस्टम में जाती है। तो आप खाने का, जैसे खाने में ऐसी चीज़ें डालो, मसाले वगैरह इस तरह के जो स्पाइसेस होती हैं ना, कि उसमें खुशबू आए। राइट। जैसे एक आती है अपने जिसको हम कहते हैं, जैसे एक तो होली बेजिल होती है, जो अपने तुलसी कहते हैं, जिसकी घरों में पूजा करते हैं या चाय में पत्ती डालते हैं। एक सिंपल बेजिल होता है। अच्छा। तो वो सिंपल जो फूड बेजिल होता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो उनकी फ्लेवर बहुत अच्छी होती है। 1 या 2 पत्ता आपको अपने खाने में डालना है। अच्छा। तो उसकी सब्जी आप खाओगे, और उसमें क्या माइंडफुलनेस से खाओ, आप उसको देखो। तो सर ये फूलों में कहीं ऐसा तो नहीं कड़वापना है? नहीं, फूल नहीं है, वो पत्ते हैं उसके, सिर्फ पत्ते नॉर्मली। 1 पत्ता डालना पड़ता है। अच्छा, रेगुलर। हाँ, ऐसे अपने यहाँ वो जैसे कहते हैं ना, मरुआ कहते हैं एक जगह, मरुआ, उसको वो बेजिल ग्रुप का ही है, तो उसका 1 पत्ता डाल दो। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरी सब उसकी पूरी फ्लेवर आ जाएगी उसकी। अरे वाह। एक जैसे मीठा नीम है, हाँ, उसके पत्ते आप डालो। आप मिंट को यूज़ करो, मिंट इज़ ए ग्रेट मेडिसिन। राइट। और जो पेपरमिंट है इज़ वेरी गुड, ठीक है ना, उसका ऑयल वगैरह, उसकी थोड़ी सेंसेस ले आप, स्मेल ले। अच्छा। तो इससे आपको मीठा खाने की इच्छा अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। वो एक्टिवेट होते ही आपको वो अच्छा मूड एलिवेटर होता है। राइट। और आपको खाने में आनंद भी आएगा, और जो क्रेविंग होती है आपको मिठास वगैरह को लेके, वो उसी समय ख़त्म हो जाती है। सर, आयुर्वेदिक फिलॉसफी आहार की औषधि है, ये तो सब कुछ जानते हैं। इसको मॉडर्न साइंस से कैसे कनेक्ट करते हैं अपन? देखिए, दोनों चीज़ें मैं अपने जो सीधे अनुभव से बता रहा हूँ कि पिछले 25-30 साल में कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक नहीं आई है जो इनोवेटिव हो और ट्रस्टवर्दी हो। महंगी तो बहुत हैं, एक इंजेक्शन 10-10, 20-20 हज़ार रुपये का आता है, लेकिन दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। अभी मेरे एक नॉन हैं, तो उनके घर में एक सीनियर सिटीज़न के पैरालिसिस का अटैक आया, और कुछ फूड है उनके लंग्स में चला गया और उनका इन्फेक्शन हुआ। अच्छा। अब उन्होंने करीब, मेरे को लगता है 1 लाख 1.5 लाख की एंटीबायोटिक लगा दी, वो इन्फेक्शन तो नहीं कंट्रोल आ रहा अभी तक। WBC बढ़ी हुई आ रही हैं। इट मीन्स हमारी जो एंटीबायोटिक हैं वो तकरीबन फेल हो चुकी हैं। और जो चमत्कारिक एंटीबायोटिक है, जैसे मैं मेरी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, या फिर जब मैं मेरी ट्रेनिंग का टाइम था, बाद में मेरी अर्ली फेज ऑफ प्रैक्टिस थी, तो हम इतनी सिंपल सी एंटीबायोटिक दिया करते थे। अच्छा। सस्ती सी और सिंपल सी, वो ड्रामेटिक रिजल्ट आते थे। अच्छा। ये था कि शाम तक ये रोगी ठीक हो ही जाएगा, और वो होता ही था। ओके। हम प्रेडिक्ट करते थे कि भाई कल तुम ठीक हो जाओगे। ओके। और हमें इतना घमंड भी हो गया था, जैसे कि मैं कहने लग गया था मैं शाम तक तुम्हें ठीक कर दूंगा। लेकिन जो प्रैक्टिस का समय बढ़ा और एंटीबायोटिक्स का ग्रोस मिसयूज़ हुआ, तो मेरी प्रैक्टिस के 15 साल बाद में मैं ये कहने लग गया कि ठीक हो जाओगे 3 दिनों के अंदर। पहले था कि यूं ठीक कर दूंगा। हाँ। वो अहंकार टूट गया, वो घमंड चूरम चूर हो गया बिल्कुल। तो बाद में मैं कहने लगा 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। इट मीन्स हमने, अच्छा पिछले सनी, आप भरोसा नहीं करोगे, पिछले 30 साल के आसपास कोई भी एंटीबायोटिक नहीं आई है। अच्छा। जो 2-4 आई है ना, वो, अच्छा जितनी भी आई है ना, वो पुराने वाले कोई मॉलिक्यूल को इधर घुमा दिया, उधर घुमा दिया, और 2 चीज़ की आपको 200 रुपये में बिकने लग गई। अच्छा। 2 रुपये वाली चीज़ 200 रुपये में बिकने लग गई। ओके। ठीक है ना, लेकिन रियल एंटीबायोटिक नहीं आई। तो इट मीन्स हम एंटीबायोटिक के पीक पे पहुंच गए। अब हमारे यदि कोई हॉस्पिटल बोर्न इन्फेक्शन हो जाता है,
और सीवियर हो जाता है तो आप अपने शरीर पे भरोसा कर सकते हो, आप एंटीबायोटिक पे भरोसा नहीं कर सकते। सही बात। वो तुक्के वाली सी बात हो गई कि लग गई सो लग गई। ओके। और WHO ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को विश्व की उभरती हुई सबसे खतरनाक हेल्थ या सबसे खतरनाक बीमारी माना है। एक तरह इसको डिजीज की कैटेगरी में डाल दिया। अच्छा। एंड सबसे डेंजरस मानते हैं, मतलब इसको अभी कुछ लोग तो कैंसर के इक्विवेलेंट मानने लग गए। अच्छा। ठीक है, ये सब में नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। उसका कारण बताऊं, आपके जुकाम हुआ, राइट। आपने एंटीबायोटिक ले ली। बिल्कुल। भैया बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक का क्या रोल है, आपका डॉक्टर भी लिखता है। इवन अमेरिका में अभी मैं लेटेस्ट एक सर्वे पढ़ रहा था, हाँ। 10 में से 7 कॉमन कोल्ड के रोगियों को डॉक्टर्स जो है वो एंटीबायोटिक दे रहे हैं। कहीं तो पेशेंट खुद जिद करने लग जाता है। अच्छा। इंडिया में 10 में से 9.5 को एंटीबायोटिक दी जाती है। अच्छा। जो भी रोगी आउटडोर जाएगा वो एक एंटीबायोटिक तो लेके आएगा। आप कहीं देख लो, किसी रोगी का प्रेस्क्रिप्शन देख लो, एक एंटीबायोटिक तो उसको मिलती है। बिल्कुल। अब उस एंटीबायोटिक से मान लो आपके शरीर में 1 लाख करोड़ बैक्टीरिया हैं वो बीमारी करने वाले। ठीक है। उस एंटीबायोटिक ने 99,900 को मार दिया और 100 बच गए। हाँ। अब वो 100 बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गए, क्यों? तभी तो मरे नहीं वो। बिल्कुल। जैसे DDT से अब मच्छर नहीं मरता, बिल्कुल। ऐसे एंटीबायोटिक से वो 100 रह गए। अब वो 100 फिर करोड़ों में कन्वर्ट होंगे। हाँ। उस पर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। राइट। आप नहीं दोगे, उसमें फिर बच जाएंगे। तो हर एक एंटीबायोटिक से निकलते निकलते एक स्टेज ऐसी आएगी कि इस तरह के बैक्टीरिया आ जाएंगे कि उन पे आपकी जो बची खुची एंटीबायोटिक काम करेंगे नहीं। राइट। और आप इमेजिन कर सकते हो कि उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। बिल्कुल। उस समय आपको सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगी, आपने कैसा भोजन अपनी ज़िंदगी में किया है। लेकिन ये तभी संभव होगा इसका फ़ायदा जब ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। खाना कोई आज आपने चेंज किया कल असर थोड़ी आएगा। राइट। आज आप खाने में परिवर्तन करोगे तो 10 साल बाद में फ़र्क आएगा, 2 साल बाद में फ़र्क आएगा। बिल्कुल सही बात। तो आपको पहले से ही सावधान रहना है। मतलब ये मेरी जो बात है आज आपको साधारण लग रही है, लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया अपने आप में, जिसको सुपर बग कहते हैं, हाँ जी। ये बहुत बड़ी थ्रेट है। ओके। तो आप एंटीबायोटिक का यूज़ कम करो। आप अपने शरीर की शक्ति को भविष्य के लिए बना के रखो और आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य का इस हिसाब से ध्यान रखो कि हमारी अगली जनरेशन इन बीमारियों से फाइट कर सके। और मेरा तो ये मानना है कि हम ऐसे करें कि अगली जनरेशन में बीमारियां कम हों। राइट। शहर के अंदर अस्पताल कम हों। बच्चों में नीट में जाने की भीड़ इसलिए कम हो कि डॉक्टरों को 2 टाइम के खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। उस सिचुएशन में आप सोसाइटी को लाना पड़ेगा। हाँ। अदरवाइज तो आप क्या कर रहे हो, इधर कमा रहे हो, उधर आप अस्पतालों के अंदर खर्च कर रहे हो। सही बात है। सर एक क्वेश्चन पूछा है कि आपने जैसे सुबह का बताया 9 साढ़े 9 बजे तक 10 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। क्या अगर हम लंच स्किप करके सीधा बीच में फ्रूट्स लेकर रात में डिनर ही करें तो? नहीं, उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी कैलोरी डेफिसिट हो जाएगी, तो आपका शरीर हंगर मोड में चला जाएगा। अच्छा। और शरीर जब हंगर मोड में जाता है तो वो जब खाना आता है तो सबसे पहले उसको फैट में कन्वर्ट करता है। अच्छा। तो आपके पेट के अंदर फैट जमा होने लग जाएगी, तो आपका पेट बड़ा हो जाएगा और आपके जो फैटी लीवर है वो हो जाएगा। ओके। तो भाई खाने के लिए समय निकालो ना, काम किस लिए कर रहे हो? बिल्कुल। आप है ना, मैं कहता हूँ कार वार मत खरीदो, यूज्ड कार खरीद लो ना बाबा, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? बिल्कुल। कौन ध्यान रखता है इस शहर के अंदर? बिल्कुल सही। आप थोड़े पुराने मकान में रह लो, पेंट 2 साल की बजाय 3-5 साल में करवा लो, हाउ डज दैट मैटर? सही बात। खाने के लिए ही तो काम कर रहे हो, प्रायोरिटी तो आपकी अपनी रक्षा होनी चाहिए ना। सही बात है। आप हो तो सब है, जान है तो ही तो जान है ना। बिल्कुल सर, सही। सर लाइफस्टाइल डिजीज में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की भूमिका आप कैसे समझाएंगे? देखिए, माइंडफुलनेस तो क्या होता है कि कोई काम जब आप कर रहे हो ना, तो उस पे आप एकाग्र होके काम कर रहे हो, उसको माइंडफुलनेस कहते हैं मोटे तौर पे। अच्छा। लंबी लंबी देखो परिभाषाएं तो बहुत हैं, उसमें नहीं जाना है अपने को। हाँ। जब आप खाना खा रहे हो ना, तो आपका पूरा पहले तो आप खाने को वॉच करोगे। बिल्कुल। उसका कलर देखोगे। हाँ। आपकी सब्जी किस कलर की है, आपकी चपाती कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, और फिर आप उसका थोड़ा सा उसकी खुशबू को आप सूंघोगे, क्या क्या फ्लेवर आ रही है उसके अंदर। बिल्कुल।
और उसके बाद में जब आप उस खाने को खाते हो तो आप उसको चबाने का आनंद लोगे। बिल्कुल। उसमें जो आपके जूसेस रिलीज हो रहे हैं आपके पेट, आपके माउथ में से, उनको आप फील करोगे। बिल्कुल। और फिर आपके पेट में जाके आपको देखो, आपने यदि माइंडफुलनेस से खाया ना, तो मैं आपको पक्का वादा करता हूँ, जो मेरे साथ होता रहता है, आपके पेट में एक गुदगुदी सी होगी और आपके चेहरे पे एक है ना शरारती सी नोटी सी स्माइल आ जाएगी यदि आप इस तरह से खाना खाओगे। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, उसको कहते हैं माइंडफुलनेस। ओके। तो आप उसके साथ तो खाना खाइए। ओके। और खाने के अंदर आपको जो है ना, खाने के अंदर प्लस आप जो पेय पदार्थ लेते हैं, चाय वगैरह जो लेते हैं ना, उसमें आपको जो डिफरेंट हमारे हर्ब्स हैं ना, उनका उपयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए। ओके। जैसे आप चाय बनाते हैं, हाँ जी। तो आपने अदरक का आप काम में ले, हाँ हाँ। आप लौंग काम में ले, आप आपके जो है आपके कार्डेमम का आप यूज़ करो। हाँ हाँ। तो इन सब चीज़ों का आप यूज़ करोगे तो आप निश्चित मान के चलो कि इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है। बिल्कुल। इनके अंदर जैसे आपने इलायची है, हाँ। अब आपको ध्यान है कि ये यूरोपियन बार क्यों निकले थे? पूरे जो कॉलोनाइजेशन किया यूरोपियंस ने, इसके पीछे क्या था? इसके पीछे थी एक तो ब्लैक पेपर, काली मिर्च, हाँ, और इलायची। इलायची, सही। अब समझ याद इसके लिए इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा किया, क्योंकि यूरोप वगैरह में इलायची, काली मिर्च वगैरह होती नहीं थी। और वहाँ अदरक भी क्या, रोमन्स ने अदरक को बहुत पसंद करते थे। तो रोमन्स ने इतनी अदरक खाई कि यूरोप से अदरक गायब हो गई। अच्छा। एक समय ऐसा आया था कि अदरक गायब हो गई। वाह। तो इतने बहुत खाते थे रोमन्स। जब उनका रोमन एम्पायर, वो कहते हैं रोमन एम्पायर को इतना फैलने में थोड़ा बहुत रोल अदरक का भी था, क्यों, वो हेल्दी रखती थी उनको। तो जब वो ख़त्म हो गई तो उन लोगों ने फिर उस सारे के स्पाइस के लिए उन्होंने फिर एशिया के अंदर, इंडोनेशिया है, इंडिया है, चाइना है, इधर जापान है, इसलिए तो आए थे वो लोग। राइट। अब हमारे यहाँ जैसे आए थे इंडिया के अंदर अंग्रेज, वो बेसिकली तो हॉलैंड वालों ने काली मिर्च के पैसे बढ़ा दिए थे। अच्छा। और इंग्लैंड के रिटेलर्स ने कहा कि जब तुम इतना पैसा एक जैसे पाउंड बढ़ा रहे हो तो हमें कुछ सीलिंग, हमें भी प्रॉफिट में शेयर दो। दे रिफ्यूज्ड। तो फिर वो अंग्रेज यहाँ से व्यापारी बन के आए थे। अच्छा। तो इट मीन्स इतनी वैल्यूएबल होती थी, क्यों, वो ठंडे कंट्री, तो वहाँ तो आप जानते हो कि दे कीप योर बॉडी वार्म। सही बात है। अब जैसे आपको कॉमन कोल्ड हुआ, जैसे मान लो हम कहते हैं भी में जुकाम लगी, जुकाम मीन्स कॉमन कोल्ड। हाँ हाँ। तो बाबा आप शरीर में कोल्ड हुई ना, तो मेक योर बॉडी वार्म। आप दवा क्यों खाते हो? आप 2 मिनट नहीं लगाते, फ़ौरन एंटी कोल्ड दवा खाते हो। सही बात। अरे भाई, दवा तो 2 दिन बाद में खा लेना, पहले मेक योर बॉडी वार्म। तो आप ऐसा कुछ खाइए, ऐसा कुछ पीजिए कि आपकी बॉडी थोड़ी वार्म हो जाए। राइट। तो आप उसके अंदर आप अदरक की चाय लीजिए, आप ग्रीन टी लीजिए, आप कोई मिंट वाली टी लीजिए। हाँ हाँ। पेपरमिंट टी इज़ वेरी गुड। ओके। आप फेनल टी है, सौंफ की चाय होती है, बहुत तरह की चाय बनती है दुनिया के अंदर। अपने क्या करते हैं, अपने दूध में चीनी डाल करके वो बना के खाते हैं, वो दैट्स नॉट टी। अच्छा। वो तो एक स्वादिष्ट पेय है। देसी ठर्रा कहा हाँ, वो कह सकते हैं। उसमें चाय का फ्लेवर तो रहता नहीं ना, वो तो हम क्या मिल्क वगैरह के शौकीन हैं। तो वो बेसिकली वो एक तरह का पेय है, जैसे कोका कोला है उस तरह का है। हाँ। एक अलग तरह का पेय है, ठीक है। हाँ। उसको हम टी की कैटेगरी में नहीं रख सकते, कहने को हम चाय कहते हैं। वैसे यूरोपियंस को चाय ही कहते हैं। अच्छा। टी नहीं कहते, चाय ही कहते हैं। अच्छा। ग्रेट चाय। हाँ, बाकी वैसे आप चाय तो अलग अलग जो होती है ना, हर्बल टीज जो होती हैं, दे आर द रियल टी। और या फिर आपका ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी, वो असली, आप वो लीजिए ना, शरीर को वार्म करो तो काउंटर हो जाएगा, तो आपकी जुकाम 80% केसेस में बिना किसी दवा के ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सर। सर, हमारे लिसनर्स के लिए दिन की प्लेट में कौन कौन सी मस्ट हैव चीज़ें होनी चाहिए? मस्ट में देखिए, आपको एक तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओके, वो एक मस्ट है, वो तो होनी ही चाहिए। और उसके अंदर, और उनकी सबकी मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे ब्रोकली की पत्तियां होती हैं, आप बीट रूट की पत्तियां होती हैं, और उसमें आप याद रखिए जो जितनी डार्क है, हाँ, जिसमें कलर है, हाँ, वो उतनी ही बेहतर है, क्योंकि उसमें पॉलीफिनॉल्स बहुत होते हैं। अच्छा, जैसे बीट रूट है, हाँ, बीट रूट की रूट में भी पॉलीफिनॉल्स होते हैं खूब, लेकिन है। उसमें शुगर ज़्यादा होती है, इसलिए वो डायबिटीज़ के लिए इतना रिकमेंडेड नहीं है। जिनके डायबिटीज़ है, जिनके डायबिटीज़ नहीं है, वो बीट रूट भी ले सकते हैं एज ए सैलेड और बना के उसके रूप में। लेकिन कार्ब्स ज़्यादा होते हैं
तो थोड़ा वेट गेन का ध्यान रखना है, इसे मात्रा कम रखनी है। लेकिन बीट रूट की लीव्स जो होती हैं वो भी आपने देखा है कि वो रेडिश होती हैं, आप देखो पर्पल रेड होती हैं वो। तो जो जहाँ भी पर्पल कलर आता है इट मीन्स उसके अंदर काफ़ी पॉलीफिनॉल्स हैं। अच्छा। तो उन पत्तियों को यूज़ करो। पालक की बिल्कुल जो हरी और गहरी हरी पत्तियाँ होती हैं वो रिच इन आयरन भी में रिच होती हैं, और दूसरे भी बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स उसमें भी होते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे धनिया की पत्तियाँ हैं, तो एक तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो मैंडेटरी है, एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो आपके खाने में होनी ही चाहिए। ओके। एक फाइबर वाली कोई चीज़ होनी चाहिए, जैसे भिंडी है, भिंडी फाइबर रिच होती है। अपने जो आप टिंडे होते हैं, लौकी होती है, आपके तुरई होती है, ये सब दे आर रिच इन फाइबर, लाइट होती हैं खाने में भी। और खीरा तो सैलेड में आ गया ना, सब्जी के अंदर नहीं है। फाइबर तो होता है। हाँ फाइबर होता है, खीरे में फाइबर होता है। ककड़ी मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि ककड़ी वाले में यूजुअली केमिकल का यूज़ कम होता है। अच्छा। खीरे की ज़रा रेपुटेशन हमारे देश में बिल्कुल गड़बड़ हो गई है, पेस्टिसाइड ज़्यादा डालने लग गए तो थोड़ा डर सा लगता है खीरा रिकमेंड करते हुए। ककड़ी में आई प्रेफर की, उसमें यूजुअली केमिकल्स का यूज़ कम हो रहा है, ईजिली ग्रो होता है। तो ककड़ी है। जैसे आप ऑफ एंड ऑन यदि आपको कोई एलर्जी नहीं है तो मैं बैंगन को अच्छा मानता हूँ क्योंकि पर्पल कलर है, तो उसको पर्पल कलर की जो भी चीज़ है ना, जितना डीप कलर होता है, गहरा रंग जिस चीज़ में भी है, वो चीज़, क्योंकि उसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर, तो उनको आप ज़रूर रखिए। ऐसे ही फलों के अंदर भी आप 3 या 4 तरह के फल अलग अलग कलर के मिला के लीजिए। जैसे आपने एक आलू बुखारा ले लिया, एक आपने अमरूद ले लिया, एक आम ले लिया, ऐसे सीज़न के हिसाब से, तो वो मिक्स करके आप ले। अच्छा। चेरी, बेरी, ये इसलिए अच्छे होते हैं कि इनमें पॉलीफिनॉल्स बहुत होते हैं। ओके। और ब्रोकली एक अलग तरह का है, उसमें कई चीज़ें और भी आपको मिलेंगे न्यूट्रिएंट, तो वो यूज़ कर सकते हैं। पत्ता गोभी और क्रोसीफेरस जो है, फूल गोभी, ये भी अच्छे हैं मतलब। लेकिन वो है कि इन सब को जो क्रूसीफेरस हैं उनको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अच्छा। स्मॉल अमाउंट्स, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा आप खाओगे इनको तो आपकी थायराइड के फंक्शन को थोड़ी डिस्टर्ब करती हैं। राइट। ये होता है सर। यकीन मानिए सर, मैं तो बचपन से अभी तक ककड़ी खा रहा था। खीरा बहुत बाद में आया था। या पहले खीरे जैसी कोई चीज़ थी नहीं। खीरा तो बहुत टाइम बाद आया। आई थिंक खीरा हो गया, ब्रोकोली हो गया, हम तो ककड़ी में जीवित थे। नहीं, ककड़ी इज़ गुड। मैंने कहा ना, ककड़ी में केमिकल्स नहीं डलते। अच्छा। खीरा इज़ गुड, यदि आपने भरोसे की जगह लगाओ तो खीरे की अपनी अलग है, न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी अच्छी है। और सर आपको एक फैक्ट बताऊं मैं, ककड़ी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलती है। हाँ, अच्छी मिलती है, राजस्थान में अच्छी होती है, और बाकी बाकी खीरा ज़्यादा मिलता है। हाँ सर, एक क्वेश्चन आया है दीपेंद्र सिंह, मुझे हमेशा एनर्जी लो महसूस होती है, कौन से फूड्स मेरी एनर्जी इंस्टेंटली बढ़ा सकते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। एक तो आप विटामिन डी की अपनी जांच कराइए, हो सकता है डी और B12 की आप में कमी हो सकती है यदि लेथार्जी ज़्यादा है तो। दूसरा, जैसे मैंने बताया, खाने की टाइमिंग का ध्यान रखो। और क्विक एनर्जी के लिए तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वही चीज़ें हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आ गए, और मल्टी कलर के वो हो गए आपके फ्रूट्स हो गए। और दूसरा, आप ग्रेन्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, अनाज। अब अनाज पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पिसा हुआ मतलब। अच्छा। जो मैदे का रूप ले ले, दरदरा होना चाहिए। हाँ, मोटा पिसा हुआ। ये आपने पिछली बार भी बताया था। हाँ, क्योंकि उसमें उसके फाइबर डैमेज नहीं होते, और उसके न्यूट्रिएंट हैं जो मिनरल्स वगैरह भी डैमेज नहीं होते। तो इसका आप सदा ध्यान रखो। और वो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं आपके शरीर में, बहुत फुर्ती लाते हैं। आप सोचते नहीं हो, उससे ज़्यादा फुर्ती लाते हैं। मोटा पिसा हुआ अनाज है ना, उसकी आप रोटी खाइए। तो उसकी चपाती खाने से आपको डेफिनेटली, उसमें क्या है, मल्टी ग्रेन का आटा होना चाहिए, 3-4 तरह के ग्रेन मिला के। खाली गेहूँ को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गेहूँ में ग्लूटेन भी होता है। और इसके अलावा जैसे कि हम सुनते ही हैं कि भाई केमिकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करो। और उसके अंदर दूसरे जो देसी, जिस जगह आप रह रहे हो, राजस्थान में अलग है, बिहार में अलग है, यूपी में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, तो जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो उसका लोकल कोई भी मिलेट हो ना, उसको उसमें थोड़ा मिक्स जरूर करो। मिक्स कर लेना। लोकल मिलेट जो है ना, वो क्योंकि आपका शरीर उसी के हिसाब से डेवलप हुआ है। जहाँ आप जन्मे हो उस भूमि पे जो पैदा होती है, तो आपका बॉडी उससे बेटर रिस्पॉन्स करती है। तो लोकल कुछ न कुछ अनाज और लोकल जो सब्जियां वगैरह हैं वो ज़रूर काम में लेनी चाहिए।
जैसे हम राजस्थान में हैं तो ग्वारफली हमें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। बिल्कुल। और यदि सांगरी मिले तो बहुत बढ़िया है। अब तो सब काट डाली हमने खेजड़ी, बड़े दुख की बात है, मतलब हाँ। बची नहीं है। लेकिन जो भी यदि आप अफोर्ड कर सको, क्योंकि अब खरीदना भी भारी हो गया, इट बिकम वेरी कॉस्टली, ओके। क्यों है ही नहीं। ओके सर, बच्चों की नई पीढ़ी पैकेट फूड की तरफ ज़्यादा झुक रही है, पेरेंट्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए इसके लिए? देखिए, बच्चों की ये जो मैं बड़ी कड़वी सी बात कहूँगा, मेरे से बहुत इंडस्ट्री वाले लोग नाराज़ रहेंगे। हेल्थ केयर इज एन इंडस्ट्री, राइट। और इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। ओके। हेल्थ केयर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है बीमार लोग। बिल्कुल। तो यदि लोग बीमार नहीं हैं तो उनको बीमार बनाया जाए। ओके। और उसमें 3 4 5 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। ओके। एक तो है कि आप में महत्वाकांक्षाओं को खूब बढ़ाया जाए। बिल्कुल। आप जो हर समय जगते और सोते समय सपने में भी आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, आप वस्तुओं के बारे में सोचोगे। अच्छा। जैसे कल वो ये कौन सा आईफोन लॉन्च हुआ है, लोग धक्के खा रहे थे, कितनी भीड़ मची हुई थी। अरे भैया 5 दिन बाद में मिल जाएगा। और क्या होगा इस फ़ोन से? 2-2 लाख रुपए के फ़ोन का क्या करोगे? 5 साल बाद में ये अपडेट करना बंद कर देगा। 5 साल बाद में इसकी जो सिक्योर वैल्यू हो तो ज़ीरो है, वो तो ज़ीरो हो जाएगी। बिकॉज कंपनी विल स्टॉप अपडेटिंग इट। हाँ। तो 5 साल के लिए 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। ऐसी छोटी चीज़ है, कल को आपके हाथ से स्लिप हो गई, आपसे कोई चोरी हो गई, उसके लिए आप ऐसे एक दूसरे को धक्के लगा रहे हो। एनिमल्स की तरह से वहाँ क्राउड हो रही थी। तो आपको वस्तुओं के पीछे भगाया जाता है। राइट। आप में एम्बिशन इतनी क्रिएट कर दी जाती है मटेरियल को लेके, आप इतने मटेरियलिस्टिक बन जाते हो, उतने उपभोगवादी बन जाते हो, इतने इगोइस्टिक बन जाते हो। आप क्यों खरीद रहे हो भीड़ में? आप दिखाना चाहते हो कि देखो मैंने पहले खरीदा है, शोशाबा, देखो मैं इतना पैसे वाला हूँ। मेरे अभी पैसा है, तुम बांट रहे हो क्या? कोई हमारे पे क्या दिखा रहे हो? हमें क्या दे रहे हो क्या पैसा? सही बात। क्यों शो ऑफ कर रहे हो इस चीज़ को? हाँ। लेकिन वो एम्बिशन, और एम्बिशन आपको बीमार रखने की तरफ पहला कदम है। राइट। और दूसरा क्या है कि आपको काम नहीं करने दिया जाए। आप कुर्सी पे बैठे बैठे दूसरों का काम करो। हाँ। दूसरे आपसे 50 लाख कमाएंगे, आपको 2 लाख देंगे। जहाँ 10 लोगों का काम करना है वहाँ वो 4 लोगों से काम करवाएंगे। बिल्कुल। आपके कुर्सी पे बैठे बैठे आपकी सारी जवानी ख़त्म हो जाएगी। आप 45-50 में मानसिक तौर पे बिल्कुल थक के बुढ़ा जाओगे। बिल्कुल। और आप फास्ट फूड खा खा के 10 तरह की आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। हाँ। फिर आप इंश्योरेंस करवाओगे, क्यों? आपको भय लगता है कि मेरे तो इतनी प्रॉब्लम हो रही हैं। तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनियों में आप अपनी इनकम का 20 से 30% आप उसमें आपका प्रीमियम देते रहोगे अपनी कमाई का। तो दिस इज़ ए होल रैकेट। ओके। हालांकि इसमें मेरा, लोग कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट व्यू हैं। एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, आप इसको बहुत ही स्टडी करके देखो तो पूरा जो सोसाइटी है वो इतनी मटेरियलिज्म के अंदर घुस गई है कि वो शरीर की तो वैल्यू ही नहीं है। सही बात है। आप अपने शरीर को टाइम ही नहीं दे रहे हो। सही। अरे भाई, शरीर नहीं है तो आईफोन कौन देखेगा? तो वो बच्चों को ये जो फास्ट फूड खाने की आदत है, हाई कैलोरी ले रहे हैं, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो होना ही है। और इस बात को मैं हर बार कहता हूँ कि जो खतरनाक बीमारियां हैं जिससे 85% इंसान इस धरती पे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से पैदा हुई बीमारियां। बिल्कुल। ज़्यादातर लोग तो भी मर्डर थोड़ी होते हैं। हाँ। आदमी मलेरिया से रोजाना थोड़ी मरता है, लेकिन हार्ट अटैक से मरता है। डायबिटीज़ है, उसके कॉम्प्लिकेशन से जान जाती है। ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर्स हैं, अल्जाइमर है, पार्किंसोनिज्म है। अंत में आदमी की मृत्यु तो इन्हीं से होती है। फ्रैक्चर्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है। अब वो सारे तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। तो आप उनको रोकने की कोशिश नहीं करोगे तो कोई काम चलने वाला है नहीं। सर, आपने 40 साल प्लस ऑफिशियल केयर और लाइफस्टाइल मेडिसिन में दिए। आपको सबसे बड़ा लर्निंग या रियलाइजेशन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या मिला? पूछा है किसी ने? देखो, इसमें हुआ क्या, आज से करीब आई थिंक 1.5 ईयर की बात हो गई होगी। मेरे पास एक बंदा आया तो उसने मुझे कहा कि साहब मैं 25, आराम से बैठना तो ढंग से सुनूंगा। तो उसने मुझे कहा साहब आप हमारे फैमिली डॉक्टर हो, 25 साल से हम आपके पास आ रहे हैं। हाँ। और हमें आप पे बड़ा भरोसा है। हाँ। मैंने उनको दवा लिख दी। ओके। जुकाम उखाम कोई प्रॉब्लम थी। अच्छा। फिर मैं शाम उसी टाइम एक्चुअली मेरे ध्यान में आया कि यार ये आदमी 25 साल से मेरे पास आ रहा है, तो इसको मतलब मैं 25 साल से
इस फैमिली को ठीक तो नहीं कर सका, लगातार ये 25 साल से मेरे पास आ रहे हैं। हाँ, इट मीन्स मैं कोई रियल में कोई लाइफ चेंजिंग काम तो कर ही नहीं रहा हूँ। हाँ, तो देन आई डिसाइडेड कि फिर मैंने उसी समय निर्णय ले लिया, और उसी समय मैंने जाके फेसबुक के ऊपर एक रात को मैं जब गया घर पे पोस्ट डाल दी हाँ, कि भाई इस जो 1 अप्रैल हाँ, से मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, अच्छा, एंड आई विल ट्राई कि मैं लोगों को एडुकेट करूँ। अच्छा, मैंने जो 45 इयर्स में मेडिसिन का नॉलेज लिया, बीमारियों का नॉलेज लिया, हाँ, हाँ, उसको मैं उपयोग में लूँगा कि लोगों को ये बताऊं कि वो बीमार नहीं पड़े, कि उनको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि ये डॉक्टर तो 25 साल में एक फैमिली को इस लायक ही नहीं बना पाया कि वो मेरे पास आए ही नहीं कभी। ओके, उसने ये तो नहीं कहा कि हम 25 साल में आपके पास पहली बार आ रहे हैं, आपने ऐसी हमें कोई सूत्र बताया। ओके, तो देन आई डिसाइडेड कि भी जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो तो बीमार लोगों के लिए है, बीमार लोगों के लिए डॉक्टर चाहिए। ओके, मैं कोई एंटी डॉक्टर नहीं हूँ, बीमार लोगों को डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, निदान करवाना चाहिए। प्राइमरी एम वहाँ जाने का दवाई लिखवाना नहीं होना चाहिए, डायग्नोसिस करवाना होना चाहिए, और फिर उस डायग्नोसिस, उस बीमारी से आप कैसे अपने आप को मिनिमम दवाओं से कैसे काम चला सकते हो, और आप न्यूट्रिशन वगैरह को, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके कैसे ऐसे जीवन जी सकते हो कि आपको दोबारा वो बीमारी नहीं हो। ये बात आपको सीखनी चाहिए। आपको डॉक्टर नहीं बताएं तो कोई ख़ास बात नहीं है। आज के टाइम में आपको AI से पूछ सकते हो, आपके ऑनलाइन बहुत कंसल्टेंट हैं। हमारे यही तो आप ही हो। हाँ, इधर आप ही बताना। मैं बताता ही रहता हूँ। और आपको खूब यूट्यूब वगैरह पे इन्फॉर्म्ड, लेकिन आपको वहाँ रिलायबल देखना पड़ेगा यूट्यूब के अंदर। right. यूट्यूब में भी बहुत घपला है, लोग लाइक लेने के चक्कर में और कमर्शलाइज करने के चक्कर में, मोनेटाइजेशन के चक्कर में उल्टी सीधी बातें बहुत बताते हैं। Right. तो एक जेन्युइन कोई इंसान मिले तो उनकी बात आपको सुननी चाहिए। उनके पॉडकास्ट हैं अच्छे, बहुत सीरियस लोग हैं, पॉडकास्ट हैं, इंडिया में भी हैं, ग्लोबल भी हैं। तो उनको सुनोगे तो यू कैन हैव ए वेरी गुड लाइफ। मतलब आज के समय हेल्दी रहना बहुत आसान है। इससे पहले धरती पे हेल्दी रहना कभी भी इतना आसान नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास समय नहीं है कि हम उन चीज़ों को पकड़ पाएँ। और समय क्यों नहीं है? हम वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। राइट, अरे क्यों भाग रहे हो इतना भाई? उसको भोगोगे कब? इकट्ठा क्यों कर रहे हो? सही बात। कितने सामान कर लिए पैदा, कितनी छोटी सी जिंदगी के लिए, क्यों इतना माथापच्ची करते हो? सही बात। आनंद की स्थिति पर जाने की कोशिश एक बार करके देखो तो सही। बेसिक चीज़ें चाहिए लाइफ में, वो अटेन करो। उसके बाद में ज़िंदगी में संगीत लाइए, मस्ती लाइए, ज़िंदगी में कंपैशन लाइए और ज़िंदगी को समझने की कोशिश कीजिए। जो ही आप ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हो तो आपको अचानक लगेगा कि आपका शरीर बड़ा हेल्दी हो गया, बड़ा हल्का हो गया है। मतलब ये अनुभव है सीधे। अच्छा, जितना आप चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करोगे उतना ही अपने आप को हल्का महसूस करोगे। सही बात। और लोग लालायित हैं। आप प्रॉपर काम करोगे, हमें लगता है कि लोग साथ नहीं देते, बहुत साथ देते हैं। राइट, मैं एक छोटा सा उदाहरण रियल लाइफ का बता रहा हूँ। मैं अभी पिछले दिनों मेरे गांव गया, मैं वहाँ पेड़ वेड़ लगाता हूँ वहाँ पे। तो हमारे गांव का तालाब काफ़ी बड़ा है, बड़ा अच्छा है, सेठों ने बनाया है 100 साल पहले। और 100 साल से वो वैसे के वैसे पड़ा है। अच्छा, अब उसकी देखभाल की थोड़ी ज़रूरत होती है। तो वहाँ फंड्स की प्रॉब्लम थी। तो मेरे एक दो दोस्तों ने कहा भी क्या करें। तो मैंने कहा यार आप ऐसे करो, इनवाइट करो, हर आदमी 500 रुपये महीने का दे देगा। आपका 15,000 खर्चा है तो आपके 25-30 आदमी हो जाएंगे तो काम चल जाएगा। उन्होंने कहा जी कोई नहीं देता। मैंने कहा आप बनाओ तो सही। उन्होंने आज से 3-4 दिन पहले व्हाट्सएप पे डाला वो ग्रुप बना के। अच्छा, 24 आवर्स के अंदर पैसे आ गए, 1 साल के एडवांस आ गए। अच्छा, लोगों ने 5-6 हज़ार रुपये के, 5-5 हज़ार के और मनी ट्रांसफ़र कर दी। अरे वाह। कहने का मेरा मतलब है आप थोड़ा आगे बढ़िए तो सही। हाथ पकड़ने वाला कोई ना कोई मिल ही हाँ, जाएगा। बहुत मिलेंगे। अच्छा काम करने वाले कितने ही लोग हैं। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, मैं पेड़ लगाता हूँ, मेरे पास अगले 1 साल तक के एडवांस पेड़ पड़े हैं, लोगों ने इतने दे रखे हैं। वाह, ग्रेट। अगले 1 साल तक मेरे को किसी से पेड़ मांगने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने एडवांस में नर्सरी में पैसे जमा करा रखे हैं, भी ये रखो, आप तो पेड़ ले जाओ चाहे जितने ही। वाह। समाज, धरती पे अच्छे लोग बहुत हैं, अनगिनत हैं, और मेजॉरिटी अच्छे लोगों की है। हाँ, ये है कि हर आदमी को काम करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि वो ग्रुप नहीं है उनके साथ। काम वही व्यक्ति करेगा जिसके साथ 20-30-50 लोग जुड़े हुए हों। तो इसलिए वो लोग अपने दम पे इनिशिएटिव नहीं ले सकते,
लेकिन कोई काम कर रहा है ना, उसके वो साथ खड़े हैं, बहुत लोग खड़े हैं। तो ये तो मेरा डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्या बात है सर। सर बड़ा सही लगा आपसे बात करके, लेकिन अंत में अगर आप अपने पूरे एक्सपीरियंस को एक लाइन में समराइज करें तो आपका हेल्थ मंत्र क्या होगा? घर की होगी सब्जियाँ। देखिए, हेल्थ मंत्रा में आपको ये बताता हूँ कि आप हमारे जो स्पाइसेस हैं ना, उनको अंडर एस्टिमेट मत करो। अच्छा। आपकी अदरक, आपकी इलायची, आपका लौंग, ठीक है ना, आपका जो दालचीनी है, ठीक है ना, आपका पुदीना है, आपका प्याज है, आपका लहसुन है। अब लहसुन इज ए ग्रेट एंटीबायोटिक। इसको पहले रशियन पेनिसिलिन कहा करते थे। अच्छा। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि अभी थोड़ा टाइम हो तो बताऊँ, एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है। आप बताइए ना सर। जैसे ऑफिस में आने वाले लोग, एक ने मेरे को कहा कि हम कैसे खाएं, ऑफिस में खा के तो जा नहीं सकते लहसुन। तो उसका एक तरीका है। तो एक बड़े से एक पॉडकास्टर हैं, ब्रिटेन के हैं वो, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सजेशन दिया है इसमें। वो कहते हैं कि आप जैसे संडे को आपकी छुट्टी होती है, तो सैटरडे को आप शाम को करीब 6 बजे के आसपास लहसुन का एक जो क्लोव होता है, एक कली होती है, उसको हल्का सा कूट लो, हल्का मामूली सा, और उसको पानी से निगल लो। चबाना नहीं है, पानी से निगल लो। ठीक है। और फिर आपको लगे आधा घंटा वेट करो, आपने डाइजेस्ट कर लिया, पता लगा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई जलन नहीं है। आप हर आधा घंटा से करके 8 क्लोव खा जाओ। अच्छा। 8 कली खा जाओ लहसुन की, है। ऑन एवरी फ्राइडे नाइट। ठीक है। रात को, क्योंकि यदि आपको 5 डेज ए वीक है तो, और अदरवाइज सैटरडे नाइट को। ठीक है। अब लेकिन उसमें एक कंडीशन है, उस दिन आपको सनी साहब आपको सोना पड़ेगा ड्राइंग रूम के अंदर। अच्छा। आपके कमरे में दूसरा नहीं सो सकता क्योंकि अच्छा। ओके। और अगले दिन आपको दोपहर तक तो घर ही रहना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि वो आपके शरीर में से जो है उसकी स्मेल तो आएगी लहसुन की। अच्छा। आपकी सांस की, क्योंकि लंग्स के थ्रू इसका जो है ना, इसका जो सल्फर होता है, हाँ। वो लंग्स के थ्रू निकलता है, तो आवाज़ के साथ आपके चारों तरफ स्मेल आएगी। और रात को भी पूरे कमरे में स्मेल रहती है। तो आपको ड्राइंग रूम सोने के लिए या छत पे सोने के लिए अब ऐसा महीने में आप 2 बार करो। अच्छा। तो संभावना ये है कि जल्दी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके होगा नहीं। अच्छा। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैं, तो बैक्टीरिया भी कहते स्मेल के आसपास नहीं रहते। तो ऐसे तरीके निकाले जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब तरीके निकाले जा सकते हैं। और ये वीक में 2 बार करें? नहीं, महीने में 2 बार। महीने में 2 बार करें। 2 टाइम्स इन मंथ यदि आप करते हो, हाँ। तो कितनी तरह की आपके, जैसे कोई एक होता क्या है, जितने भी ये स्पाइसेस होती हैं जो मैंने अभी नाम लिए हैं, तो ये सारी की सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। बिल्कुल। या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर करती हैं। बिल्कुल। आपके लीवर के फंक्शंस को इम्प्रूव करती हैं। ये सब तकरीबन सारी की सारी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म से जो जहरीले तत्व निकलते हैं उनको न्यूट्रलाइज करती हैं, शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती हैं। तो आपके जो बॉडी है उसकी जो इंटरनल प्योरिटी है उसको मेंटेन करती हैं सारी की सारी। और एंटी कैंसरस हैं। सारी की सारी एंटी कैंसरस हैं। और आपकी मेमोरी एनहेंस करती हैं। तो आपको आपके सामने पड़ी हैं, अफोर्डेबल हैं सारी की सारी। ऐसी जैसे आपकी हल्दी है, कुरक्यूमिन उसके अंदर होता है, वंडरफुल थिंग, आपके जोड़ वगैरह को इतना बढ़िया रखता है, आपके हड्डियों को मजबूत करता है, मिनरलाइज बोन के मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं उनमें हेल्प करता है। तो अब इन सब चीज़ों को आपको यदि आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करो, और मैंने कहा था मोटा अनाज, और कैलोरी, ड्राई कैलोरी अवॉइड करो। आपको पास्ता खाने का शौक है तो होल ग्रेन पास्ता खाओ। नॉर्मल पास्ता मत खाओ। आप खाओगे तो उसकी कीमत आगे नहीं पीछे चुकानी पड़ेगी। और ये जो पास्ता या कोई आप फास्ट फूड खाते हो, बहुत शौकीन हो आप, तो वीक में 1 मील रख लो आप, ज़्यादा क्रेविंग हो तो। ये नहीं कि आप वीक में 4 या 5 बार खा रहे हो। आप यदि ऐसे खा रहे हो तो आप एक इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में कि आपके घर के आसपास कोई बड़ा सा अस्पताल खुलेगा और आप उसकी फंडिंग करोगे। सही है। ग्रेट सर, ये लहसुन वाला ज़रूर करूँगा मैं। हाँ। अभी घर वाले बाहर जा रहे हैं, तो दिनों के लिए तो कहीं भी सो सकता हूँ मेरे तो मैं। थैंक्स अ लॉट सर, जो इतना अच्छा टाइम दिया। और अगर आपको भी कोई क्वेरी हो, कभी भी क्वेरी हो, तो आप अपना सवाल लिखकर हमें भेज सकते हैं। और बस
नेक्स्ट सैटरडे का वेट करो। और यूट्यूब पे अपना जो अपलोड होता है उसमें भी आप सवाल पूछ सकते हो, वहाँ भी आपको जवाब मिलेंगे। वहाँ पर भी आप सवाल लिख डॉक्टर सकते राम हैं। अवतार हेल्थ बॉक्स करके है वहाँ पे, तो उस पे आप यदि हमारे जो भी है वीडियो नेक्स्ट वीक अपलोड होता है तो उसमें आप वहाँ सवाल पूछ सकते हो। और सवाल कहीं पर भी लिखें, जवाब आपको नेक्स्ट सैटरडे को ही मिलेगा। नहीं, यूट्यूब का पहले मिल सकता है। वहाँ मिल जाएगा। पहले मिल तो सकता यहाँ है। मौखिक तौर पे मिलेगा आपको अच्छे से। बाकी फिलहाल खुश रहिए, लहसुन वाला कर लेना ट्राई जब आपके घर पे कोई ना हो। बाकी स्टे ट्यून ऑल ऑन बॉक्स एफएम, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।